नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की 88, बिहार की 5 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। केरला की सभी 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13 और मध्य प्रदेश की 6, असम की 5 और पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ की 3, मणिपुर, त्रिपुरा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए दूसरे फेज में मतदान होने हैं। इस चरण में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तक कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। दूसरे चरण में जिन 88 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से कुछ सीटें किसी खास घटनाक्रम की वजह से चर्चा में है, तो कुछ बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने की वजह से चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आज दूसरे चरण का मतदान सुबह से ही शुरू हो चुका है। लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस चुनाव में बड़े दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। वायनाड में राहुल गांधी आज चुनाव लड़ रहे हैं, मतदान हो रहा है उनकी सीट पर। मथुरा में हेमा मालिनी है, अमरोहा में दानिश अली की सीट पर चुनाव हो रहा है। ये दानिश अली बसपा में थे और अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। और बात करें राजस्थान की, तो वहां पर कोटा पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सीट पर आज चुनाव हो रहा है, मतदान चल रहा है। तो दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरे चरण में आपको बता दें कि 13 राज्यों के 88 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है। ताबड़तोड़ रैलियां इसके पहले सभी पार्टियों की तरफ से की गई। खुद प्रधानमंत्री एक दिन में 3 रैलियां, जनसभाएं कर रहे थे। और आज दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर जो है ये आने वाले समय में इस चुनाव का असर देखने को मिलेगा। हालांकि जनता के मन में क्या कुछ है इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। गुप्त मतदान जो है वो एक बड़ा फैक्टर है चुनाव में परिस्थितियों को चेंज करने के लिए। जो साइलेंट वोटर होते हैं वो कहते जरूर कुछ नहीं है, लेकिन उनके वोट का असर देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है अभी फिलहाल, इस बात पर बातचीत करने के लिए एमपी हेड राजेंद्र जादौन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेंद्र, सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर चुनाव चल रहा है। क्या कुछ हालात हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है इस समय एमपी में आपको? तो दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है। आज राहुल गांधी की किस्मत भी वायनाड के लोग तय करेंगे। मथुरा में हेमा मालिनी की जीत होगी या हार, इस चीज के लिए आज चुनाव चल रहा है। आपको बता दें कि मथुरा में त्रिकोणीय श्रृंखला चल रही है। मेरठ में भगवान राम टेलीविजन की दुनिया में माने जाने वाले अरुण ग्रोबिल भी जो है अपने राजनीति में किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरठ में चुनाव है और उनकी सीट पर भी कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। वहीं राजस्थान के कोटा में ओम बिरला स्पीकर हैं जो लोकसभा के, उनकी भी सीट पर चुनाव हो रहा है। आज देश के दिग्गजों का भाग्य जो है आज जनता करेगी। 5 सालों में एक बार ये लोकतंत्र का पर्व आता है और हर कोई इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। और देश की सत्ता में कौन होगा, लोकसभा सीट पर कौन काबिज होगा, ये तय करने आज देश के भाग्य विधाता और जिसे जनता कहते हैं वो आज कतारों में लगी हुई है। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल समेत 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है। इस चरण में यूपी की मेरठ, बिहार की पूर्णिया, राजस्थान की कोटा, जोधपुर, बाड़मेर सहित कई सीटों पर चुनाव होने जा रहा है।
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर इलेक्शन है और इस दूसरे चरण में कई हॉट सीटें हैं जिनमें कुछ बड़े नेताओं के जो राजनीतिक करियर है वो दांव पर लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात, हिंसा झेल रहे मणिपुर में भी चुनाव है। आज दूसरे चरण में मणिपुर की आउटर सीट पर आज वोटिंग होनी है। वही दूसरी सीट जो सबसे बड़ी मानी जा रही है वायनाड, राहुल गांधी की सीट, जहां से कुछ दिन पहले ही नांदेड़ में प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा की थी और उन्होंने उसमें कहा था कि राहुल गांधी वायनाड भी छोड़कर जा रहे हैं। तो आज वायनाड की जनता तय करेगी कि क्या वो फिर से राहुल गांधी को चुनती है या फिर अमेठी की तरह जनता जो है वायनाड की उन्हें नकार देती है। इस सीट पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि वायनाड से जहां कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट में एनी राजा और बीजेपी के सुरेंद्र मैदान में नजर आ रहे हैं। आज इनके भाग्य का फैसला होगा। बात करें मेरठ सीट की, उत्तर प्रदेश की, तो यहां से अरुण गोविल की उम्मीदवारी चर्चा में है। मेरठ में अरुण गोविल को उतारकर हिंदुत्व के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और अब ज्यादा जानकारी के लिए मध्य प्रदेश से हमारे एमपी हेड राजेंद्र जादौन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर चुनाव होना है, क्या कुछ मिजाज नजर आ रहा है इन 6 सीटों पर? देखिए, अगर मिजाज की बात की जाएगा तो सुबह से ही जो है यहाँ लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गए थे। 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में एक नवाचार जो है, चुनाव आयोग ने फिर से एक और नवाचार शुरू किया है। इससे पहले एक नवाचार शुरू किया था कि पत्रकार जो है जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगेगी उनको जो है बैलेट पेपर से मतदान करने का अधिकार दिया था। और अब दूसरा जो एक नवाचार चुनाव आयोग ने शुरू किया है कि जो दूल्हा दुल्हन लाइन में खड़े होकर वोट डालते हैं वो नहीं डाले जाएंगे। और उनके परिवार, जिस घर में शादी है उनके परिवार वालों को भी जो है लाइन में खड़े रहकर वोट डालने की जो है मनाही है। अब वो उनको जो है सबसे पहले वोट डलवाया जाएगा और उसके बाद जो है उनको शादी की इजाजत होगी। उसके बाद अगर हम टीकमगढ़ की बात करें तो टीकमगढ़ में जो है 7 प्रत्याशी आमने सामने हैं, जिसमें वीरेंद्र खटीक और भाजपा से हैं, पंकज अहिरवार जो है वो कांग्रेस से हैं। कुल मिलाकर जो है 1,82,65,85 यहाँ पर मतदाता है। यहाँ 2019 की अगर बात की जाए तो यहाँ 2019 में 66.62% मतदान जो है वो पड़ा था। शाम को 6 बजे के बाद पता चलेगा कि इस बार टीकमगढ़ में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। वहीं अगर हम दमोह की बात करें तो यहाँ 14 प्रत्याशी हैं। दमोह में जो है लोधी वर्सेस लोधी का मुकाबला है जी। यहाँ पर जो है 1,92,53,14 मतदाता जो है इन दोनों का फैसला करेंगे। यहाँ पिछली बार 65.83% मतदान यहाँ पर पड़ा था। तो ये जो आंकड़े हैं ये तय करेंगे कि कौन प्रत्याशी का पलड़ा जो है वो भारी है और कौन प्रत्याशी जीतेगा। राजेंद्र, पहले चरण की चुनाव की बात करें तो 10% मतदान जो है वो घटा था। आपको क्या लगता है दूसरे चरण में वोट प्रतिशत कहां तक जा सकता है? कितना उत्साह नजर आ रहा है इन सीटों पर जनता के बीच? देखिए, दूसरे चरण की मतदान की अगर बात की जाए तो पहले चरण में जो है प्रतिशत मतदाता जो है घटा था, मतदान कम हुए थे। 2019 के आंकड़े हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि 2019 में ये प्रतिशत था। अगर इससे थोड़ा बहुत कम होता है तो ये आंकड़े तय करेंगे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो अगर मैंने इन पूरी 6 सीटों की बात करूं तो इस समय जो टोटल मतदाता है वो 11 करोड़ 16,24,060 कुल मतदाता जो है पेटियों में इन मतदाताओं का जो प्रत्याशी है इनका फैसला बंद करेंगे। जिसमें जो है पुरुषों की संख्या जो है 5,83,23,033 है। वहीं महिलाओं की बात की जाए तो 5,32,99 है महिलाओं का मतदाता यहाँ पर है। तो ये जो महिला मतदाता है इस बार मध्य प्रदेश का फैसला महिला मतदाता करेगी, क्योंकि जहाँ शिवराज की जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उन्होंने जो एक योजना लाडली बहना योजना शुरू की थी, उससे पहले लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की थी। वहीं मोदी सरकार ने भी जो है महिलाओं को रिझाने की काफी कोशिश की है। क्योंकि बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी के जो मूल मंत्र इस बार चुनाव में है वो 3 ही है, मंदिर, मस्जिद और मंगलसूत्र।
तो अब ये मंदिर मस्जिद और मंगलसूत्र कितना कारगर साबित होगा, ये पेटियों में बंद होने ही वाला है। कुछ दिनों का और इंतजार हम लोगों को करना है। अभी दूसरे चरण का मतदान है, पहले चरण का हो चुका है, तीसरे चरण का 7 तारीख को है। मध्य प्रदेश में टोटल 4 चरणों में मतदान होना है, देश भर में 7 चरणों में होना है। और 5 जून को जो है वोटर जब ये पेटियां खुलेंगी तब पता चलेगा कि मंदिर मस्जिद और मंगलसूत्र का क्या फैसला है। राजेंद्र, जिस तरीके से हर बार चुनाव जो है शुरू किसी और मुद्दे से होता है, शुरू रोजगार के मुद्दे से होता है, महंगाई के मुद्दे से होता है, बात की जाती है, लेकिन पिछले कुछ समय से जो चुनाव हो रहे हैं आप अक्सर देखिए, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, उनकी तरफ से रोजगार के मुद्दे पर उतने सख्ती से या उतने पुख्ता तरीके से बात नहीं की जाती है जिस तरीके से मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र पे बात चल रही है। अब नई हवा चली है, संविधान खत्म करने की कांग्रेस की तरफ से बात हो रही है, बीजेपी की तरफ से मोदी गारंटी की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। क्या वजह है कि इतना बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद यहाँ पर जो महंगाई रोजगार का मुद्दा पीछे रह जाता है और बाकी जो मुद्दे हैं धर्म से जुड़े हुए हैं या फिर जाति से जुड़े हुए हैं, वोट परसेंटेज से जुड़े हुए हैं, वो वाले मामले जो है ज्यादा चुनाव में देखने को मिलते हैं? देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि हालांकि जो है इन सभी मुद्दों को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी लगातार चल रही थी, शिकायतें भी काफी चुनाव आयोग के पास पहुंची थी, तो चुनाव आयोग ने साफ तरीके से ये कह दिया है। चुनाव आयोग ने इस बार निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कही थी, उस पर वो अटल है और निष्पक्ष चुनाव के चलते उन्होंने दोनों पार्टियों को जो है शब्दावली पर कंट्रोल रखने का नोटिस जारी किया है। इसका परिणाम ये हुआ कि जब मोदी जी 24 तारीख को जब भोपाल में जब मोदी की सभा थी तो मोदी ने कोई भाषण नहीं दिया, मोदी कुछ भी नहीं बोले, सिर्फ जादू की छड़ी घुमाते रहे जिसमें ऊपर कमल का फूल लगा था और बिना बोले ही यहाँ से चले गए। इसका परिणाम यही होता है कि जब सरकार सख्ती करती है तब परिणाम यही आते हैं कि निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कहीं ना कहीं जाग जाती है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जिन मुद्दों पर लड़ रही है वो कोई अहम मुद्दे नहीं है। संविधान बदलने की बात की जा रही तो संविधान को ऐसे नहीं बदला जा सकता, उसका एक पैराग्राफ होता है संविधान बदलने के लिए, उसकी एक प्रक्रिया होती है संविधान बदलने के लिए। और संविधान जो है भारत का ऐसे नहीं बदला जा सकता क्योंकि उसकी जो प्रक्रिया है काफी लंबी है और लंबी चौड़ी प्रक्रिया को पार करना ना बीजेपी के बस की बात है और ना ही जो है कांग्रेस के बस की बात है। जनता किन मुद्दों पर वोट देने जा रही है? क्या कुछ लोगों के बीच चल रहा है, बातचीत में नजर आ रहा है, आपने लोगों से बातचीत की होगी कि उनके लिए कौन से मुद्दे ज्यादा अहम नजर आ रहे हैं? क्योंकि आज उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर जो मतदाता है वो पोलिंग बूथ पर जा रहा है। देखिए, मुद्दा जो भी है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ऐसे कई मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है। विकास के नाम पर जिस तरीके से भाजपा ने सिर्फ स्ट्रक्चर खड़े किए हैं, जिन स्ट्रक्चरों में भ्रष्टाचार की काफी बदबुएं आती रही हैं, लगातार जो है अगर बांध की बात की जाए तो नर्मदा का एक बांध हाल ही में जब पिछली बारिश हुई थी तब टूट कर गिर गया था। कई सड़कें जो है, कई जो सड़कों बनाए गए थे, हाईवे बनाए गए थे, उनके पुल टूटे थे। तो इस तरीके का जो विकास है वो जनता देख रही है। जनता जिस भी मुद्दे पे वोट करेगी वो सबसे पहले बेरोजगारी, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिखने के बाद कहीं ना कहीं नौकरी करे और जिस तरीके से बेरोजगारी की दर लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का मुद्दा है। और बेरोजगारी पर ही इस बार जो है मतदाता मतदान करेगा, महंगाई पर मतदाता मतदान करेगा। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और जिस हिसाब से लोक लुभावने वादे दिए जा रहे हैं कि आप फ्री अनाज लेते रहिए, फ्री अनाज खाते रहिए और गुलाम बनते जाइए, तो ये सारे मुद्दे जो है अब जनता समझने लगी है, जनता को समझ में आने लगे हैं। जनता इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर जो है इस बार वोट डालेगी। वोट प्रतिशत इसी पर आधारित होगा कि कितना प्रतिशत, कितना वोट किसको गया, क्योंकि आज दूसरे चरण का चुनाव है। 6 बजे शाम तक जो है ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि दूसरे चरण में कितना प्रतिशत मतदान पड़ा और वही मतदाता जो प्रतिशत होगा वही तय करेगा कि किसकी सरकार बनना तय है। राजेंद्र, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो मतदाता हैं वो भी काफी संख्या में हैं, तो इनका रुझान क्या नजर आ रहा है? एक बार सवाल दोबारा रिपीट करिए क्योंकि मुझे शब्द समझ में नहीं आया आपके। जो ST SC मतदाता हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। मध्य प्रदेश में भी इनकी बहुत बड़ी तादाद है वोटर्स के रूप में, तो इनके चुनावी मुद्दे क्या है और इनके लिए इन्हें साधने की किस तरीके से कोशिश की जा रही है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से,
बीजेपी की तरफ से? देखिए, SC/ST का जो वोटर होता है वो जो है न भाजपा का वोटर होता है न कांग्रेस का वोटर होता है। SC/ST का वोटर जो है वो दो ही मुद्दों पर जो है वोट डालता है। जातिगत गणना के आधार पर वोट डालता है और दूसरा वो अपने चेहरे के आधार पर वोट डालता है। अगर आप चंबल क्षेत्र की बात करें तो वहाँ फूल सिंह बरैया कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, तो फूल सिंह बरैया ST वर्ग से आते हैं, है ना। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता रहे, बड़े नेता रहे हैं, तो अगर उनकी बात की जाए तो SC/ST का रुझान जो है वो फूल सिंह बरैया की तरफ उस क्षेत्र के लोगों का रहेगा। तो इसी तरह वहाँ कई ऐसी चीजें होती हैं SC/ST में कि उनको क्या सुविधाएं मिल रही है, क्या सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, किस हिसाब से जो है चीजें चलेंगी, वो सारी चीजों को देखकर SC/ST मतदाता जो है वो अपना वोट देता है और अपना जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ाता है। लगातार जिस तरीके से SC/ST वर्ग में जो मतदान का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, लोगों में जो समझ पैदा होती जा रही है मतदान के प्रति, वो तय करती है कि जो है कौन सा प्रत्याशी जीतेगा। क्योंकि जिस तरीके से पहले लोगों को मतदान के प्रति जागरूकता नहीं थी, लेकिन अब लगातार चुनाव आयोग और कई समाजसेवी संस्थाएं मतदान के प्रति लोगों को जागरूक कर रही हैं। मध्य प्रदेश का आधे से अधिक तबका जो है वो अनपढ़ सा है। आज चुनाव में भी अगर आप देखेंगे कि जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उसमें से जो देश भर में जो 84 सीटों पर इस बार मतदान हो रहा है, उनमें देश भर में अगर आप देखेंगे तो जो कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं उसमें से 8 कैंडिडेट तो जो है अनपढ़ हैं और 5वीं से 8वीं तक पढ़े कैंडिडेटों की संख्या बहुत ज्यादा है। 12वीं तक पढ़े कैंडिडेटों की संख्या उससे ज्यादा है। ग्रेजुएटों की संख्या को आप देखोगे तो ना के बराबर है। तो ये भी चीजें चुनाव आयोग को देखना चाहिए। जिस हिसाब से नौकरी में आप शिक्षा का स्तर तय करते हैं, पत्रकारिता में आप शिक्षा का स्तर तय कर रहे हैं, हर चीज में आप शिक्षा का स्तर तय कर रहे हैं, तो चुनाव में कैंडिडेटों के लिए शिक्षा का स्तर क्यों नहीं? जी, राजेंद्र, खजुराहो की सीट काफी चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि VD शर्मा यहाँ से चुनावी मैदान में हैं और महागठबंधन की तरफ से मीरा यादव को समाजवादी पार्टी की तरफ से मौका दिया गया था, लेकिन उनका पर्चा रद्द हो गया। तो ये सीट काफी अहम मानी जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है कांग्रेस की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से वो चुनौती पेश होती हुई नहीं नजर आई। तो एक तरीके से ऐसा माना जा रहा है कि VD शर्मा के जो जीत के रास्ते हैं वो बिल्कुल खुले हुए हैं। देखिए, जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन जो तय करती है। खाली VD शर्मा के जो जिस तरीके से आरोप लगाए हैं गठबंधन सरकार ने, VD शर्मा ने जो है पर्चा रद्द कराया है, तो VD शर्मा के पर्चा रद्द कराने से चुनाव नहीं रुकता। और भी कैंडिडेट है वहां पर जो चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं। अब पर्चा किस तरफ होगा, कितने वोट VD शर्मा के कटते हैं, ये तो जो है खजुराहो की जनता तय करेगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि खजुराहो का जो पेच आता है वो बुंदेलखंड का पैच कहलाता है और यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की है। और VD शर्मा का जो विकास है वो जो है जनता को खुद जाकर एक बार देखना चाहिए खजुराहो सीट पर और उसी आधार पर जो है मतदान करना चाहिए। आज भी जो है खजुराहो के कई गांव है जहाँ पानी नहीं मिलता है, कोसों दूर से पानी जो है महिलाएं छत पर रख कर ढोती है। और अब क्योंकि गर्मी का मौसम बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन तपिश बढ़ती जा रही है, तो ये जो समस्या है बुंदेलखंड की ये लगातार बढ़ती जाएगी। और VD शर्मा के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि सर पर जो बोझा लेकर, पानी लेकर जो महिलाएं चलती हैं, जिस महिला मंगलसूत्र के नाम पर भाजपा वोट मांग रही है, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांग रही है, तो अब ये जो माँ का जो कमाल है वो माँ दिखाएगी। राजेंद्र, टीकमगढ़ जो सीट है मध्य प्रदेश की, इसमें भी त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। यहाँ बीजेपी की तरफ से वीरेंद्र कुमार है तो कांग्रेस की तरफ से पंकज अहिरवार है, तीसरी तरफ बसपा ने अहिरवार प्रत्याशी उतार दिया है, दल्लू राम अहिरवार को टिकट दिया। ऐसे में मामला जो है त्रिकोणीय नजर आ रहा है और अहिरवार वोटों की संख्या अगर बात करें तो यहाँ पर 5 लाख से भी ज्यादा मतदाता जो है वो अहिरवार समुदाय से आते हैं। तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि ये कितना आसान बीजेपी के लिए ये सीट होगी? देखिए, अगर हम त्रिकोणीय मुकाबले की छतरपुर की अगर बात करें तो यहाँ भी वही फैक्टर काम करता है। जातिगत आधार पर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, वो जाति से अपनी जुड़ा होता है, अपने शहरों से जुड़ा होता है। तो ये 5 लाख वोटों की जो आप बात कर रहे हैं, तो इसमें कम से कम आप ये मानिए कि 4.5 लाख से 4 लाख के समथिंग जो वोट है वो अहिरवार समाज को मिलना तय है। क्योंकि जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला है वहाँ कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान बहुत ज्यादा झेलना पड़ सकता है।
कांग्रेस को भी बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जातिगत गणना के आधार पर जब किसी को टिकट दिया जाता है तो वहां का जो फैक्टर है जातिगत गणना के आधार पर। ठीक है राजेंद्र, बने रहिएगा हमारे साथ। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता सहजी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सहजी, क्या कुछ चल रहा है मतदान केंद्रों पर? आज अलीगढ़ में चुनाव है, कैसा मुकाबला देखने को मिल रहा है अलीगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के बीच, बीजेपी और महागठबंधन के बीच? सीटों में पर चुनाव हो रहा है और ये 13 राज्यों में 88 सीटें बटी हुई हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर जहां चुनाव हो रहा है लोकसभा का, तो वहीं मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर हो रहा है। बात मध्य प्रदेश की करें तो खजुराहो में एक तरह से बीजेपी जो प्रत्याशी हैं वीडी शर्मा, उनके सामने कोई कड़ी चुनौती नजर नहीं आ रही है, लेकिन टीकमगढ़ में मामला जो है कांग्रेस, बीजेपी और बसपा के बीच त्रिकोणीय नजर आ रहा है। एक तरफ जहां से बीजेपी की तरफ से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार टीकमगढ़ में प्रत्याशी हैं, तो बात करें कांग्रेस की तो पंकज अहिरवार को पार्टी ने अहिरवार वोटों को नजर में रखते हुए मैदान में उतारा है। वहीं बात करें बसपा की तो अहिरवार वोटों में सेंधमारी कहे या फिर अहिरवार वोटों को ध्यान में रखते हुए बसपा की तरफ से भी दल्लू राम अहिरवार को लोकसभा चुनाव में मौका दिया गया है। आपको बता दें कि टीकमगढ़ में 5 लाख से ज्यादा जो है मतदाता अहिरवार समाज से आते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर 2 मुख्य पार्टियों की तरफ से जो है अहिरवार कैंडिडेट उतारा गया है। आपको बता दें कि टीकमगढ़ में 8 विधानसभा की सीटें हैं और पिछले समय विधानसभा चुनाव में 3 सीटें जो है कांग्रेस के हिस्से आई थी और 5 सीटों पर बीजेपी थी। तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव होने वाला है, जिसमें अमरोहा, अलीगढ़, बुलंदशहर और मथुरा की हॉट सीटें हैं। मेरठ पर बड़ी जीत की आस में लगी हुई है बीजेपी, क्योंकि यहाँ पर हिंदुत्व का चेहरा राम के स्वरूप के रूप में अरुण गोविल को उतारा है। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता सहजी हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। सहजी, क्या कुछ नजारा नजर आ रहा है दूसरे चरण के चुनाव में? मतदाताओं में कितना रुझान है पोलिंग बूथ की तरफ जाने के लिए? अलका, बता दूं, अलीगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है, लेकिन जागरूक वाली वो जो आपने बात की है, मतदाताओं में कितनी जागरूक है? मतदाताओं में जब जागरूकता आएगी जब उनके पास उनके मत डालने की पर्ची पहुंचेगी। मत डालने की पर्ची जनपद अलीगढ़ की मैं बात करूं तो अभी बीते दिनों पहले एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी वीरेंद्र सिंह द्वारा एक जिला मुख्यालय पर बैठकर धरना उनके द्वारा रोया गया था कि मतदाता की पर्ची जो है घर तक नहीं पहुंचेगी, वो मत का इस्तेमाल अपना कैसे। उसका असर आज पोलिंग बूथों पे साफ साफ दिखने को आपको मिल रहा है। मैं आपको कैमरे में सामने सामने मेरे एक पोलिंग बूथ है, ये पूरा ग्लोरियस पब्लिक स्कूल है। यहाँ पर विधानसभा हो या नगर निगम का चुनाव हो तो ये बाहर तक यहाँ तक इसकी लाइन होती है, लेकिन आज सुबह से ही पूरा पोलिंग बूथ खाली नजर आ रहा है। 1 2 3 4 5 ऐसे मत डालने आ रहे हैं, क्योंकि सीधा सीधा इसका असर के मतदाताओं के पास पर्ची ना पहुंचना, उसका सबसे बड़ा असर देखने को मिल रहा है। जिलाधिकारी द्वारा साफ तौर पर एक कैंपेन चलाई गई थी कि मत का ज्यादा प्रयोग करें, लेकिन बीएलओ द्वारा घर पर उनके पर्ची नहीं पहुंचाई गई। उसका सीधा सीधा असर मतदाताओं को यहाँ पर पोलिंग बूथ पर देखने को मिल रहा है कि काफी सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग टाइम होता है, काफी भीड़ होती है, लेकिन यहाँ पर जहाँ पोलिंग बूथ है वहाँ पर सब कुछ खाली नजर आ रहा है। 1 2 आदमी वोट डालने के लिए आ रहे हैं। क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में जो है कौन से मुद्दे अधिक छाए रहे हैं? बात करें अलीगढ़ में तो कौन सा मुद्दा छाया रहा है और किस पार्टी के बीच जो है टक्कर नजर आ रही है? अलका, बता दूं, यहाँ पर त्रिकोणीय श्रृंखला हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर 3 प्रत्याशी हैं एनडीए गठबंधन से और तुम्हारे बीएसपी से। तीनों प्रत्याशियों में कोई मुस्लिम चेहरा यहाँ पर नहीं उतारा गया है। तो यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है, एयरलाइंस जिसको कहा जाता है, वो मुस्लिम जो वोट है वो सीधा वो रिलायंस इंडियन एयरलाइंस जो है उसके ऊपर जा रहा है।
वहीं 2 ब्राह्मण से हैं जो बीजेपी से हैं। सांसद सतीश गौतम 2 बार के सांसद रहे, तीसरी बार भी उन्हीं को मैदान में उतारा गया है। लेकिन पूरे अलीगढ़ जनपद में उनका कोई विकास कार्य देखने को नहीं मिला। गांव हो, देहात हो, शहर हो, जिसको लेकर पूरा अलीगढ़ में देखने को मिला है। और वहीं दूसरी तरफ बीएसपी ने एक ब्राह्मण चेहरा उतारा है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को सीधा सीधा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अलीगढ़ में कौन से मुद्दे छाए हुए हैं? अलीगढ़ में मुस्लिम मतदाताओं की भी संख्या काफी ज्यादा मानी जाती है, तो क्या वजह रही है कि मुस्लिम कैंडिडेट जो है वो नहीं उतारे गए हैं अलीगढ़ लोकसभा सीट से किसी भी पार्टी की तरफ से? और अलीगढ़ का मुस्लिम समाज जो है वो किस पार्टी की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है? मुद्दे की बात कही जाए तो मुद्दा तो यहाँ पर विकास का सबसे ऊपर रहता है, क्योंकि अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी के नाम पर लूटमार की गई है। लाखों करोड़ों रुपया गबन कर दिया गया स्मार्ट सिटी के नाम पर। कहीं भी स्मार्ट सिटी नजर नहीं आती। पूरा अलीगढ़ खुदा पड़ा है। पाइपलाइन हो, सड़क हो, कोई जल भराव की हल्की सी बारिश हो तो जल भराव की समस्या रहती है। लेकिन विकास तो पूरे अलीगढ़ में 2 बार के सांसद रहे सतीश को, कहीं विकास नहीं रहा है। विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है। और मुस्लिम मतदाताओं की बात कही जाए तो मुस्लिम मतदाता सीधे सीधे इंडिया गठबंधन एयरलाइंस है, समाजवादी पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी है चौधरी विजेंद्र सिंह। मुस्लिम मतदाता सीधा सीधा सारा वोट अपने एयरलाइंस को देने जा रहा है। कौन से मुद्दे जो है अलीगढ़ में चुनाव के समय छाए रहे, इस बारे में कुछ जानकारी? मुद्दे विकास के मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, ये सब मुद्दे रहे। लेकिन इनसे परे हटकर बीजेपी ने वही अपना एजेंडा अपनाया कि विकास के नाम से हटके वही हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति यहाँ पर भी देखने को मिली। सांसद सतीश गौतम द्वारा काफी विरोध रहा। जिस गांव में गए उस गांव में उनका विरोध रहा। वही ब्राह्मण चेहरा अभी कुछ दिन पहले तीनों प्रत्याशी, तीनों के मुखिया इंडिया गठबंधन हो, तो नरेंद्र मोदी जी ने भी जनसभा की थी। वहीं बीएसपी की प्रमुख मायावती भी यहाँ पर आई जनसभा करने, अखिलेश यादव भी यहाँ पर आए जनसभा करने। तो मुद्दे की बात कही जाए तो मुद्दा तो विकास के रहता है, बेरोजगारी का रहता है, महंगाई का रहता है, सारे मुद्दे यहाँ पर रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इससे हटकर भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के सांसद वो अपने एचएम वाली राजनीति, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, उसके ऊपर वो पहचाने जाते हैं। यही सारा मुद्दा रहा है। अलीगढ़ में अभी आप जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों को पर्ची नहीं मिली है जो मतदान केंद्र पर जाने से पहले लोगों को मिलती है उनके मतदान के लिए, तो इसके लिए क्या कुछ कहना है? जो प्रशासनिक अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है? सबसे बड़ी दिक्कत जो है मतदाताओं के घर पे पर्ची ना पहुंचना, बीएलओ द्वारा उस कार्य को अंजाम ना देना। सीधे सीधे आज से 5-6 दिन पहले इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह द्वारा एक मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया था कि मतदाताओं की घर पर पद के लिए पर्ची नहीं पहुंची है, और उसका सीधा सीधा असर पोलिंग बूथों पर देखने को मिल रहा है, जहां पर सुबह सुबह लंबी कतारें लग जाती थी, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या नगर निगम का चुनाव। लेकिन आज वही देखने को मिल रहा है, पूरा बूथ खाली पड़े हैं, एक दो यहाँ पर मत डाले रहे। मतदाताओं से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारी पर्ची नहीं पूछी है, पर्ची निकाले बूथ के बराबर जा रहे हैं तो वहां पर उनकी पर्ची नहीं मिल पा रही है। ये सबसे बड़ा असर देखने को मिल रहा है अलीगढ़ में। सतीश गौतम तीसरी बार जो है चुनावी मैदान में है और यहाँ से सांसद भी हैं, तो उनके लिए इस बार का मुकाबला कितना चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है? और कौन सी पार्टी की तरफ से ज्यादा जो है चुनौती मिल रही है बीजेपी प्रत्याशी को? जो बीजेपी का कैडर बोर्ड हुआ करता था वो दलित समाज का, बघेल समाज का, वो कहीं ना कहीं सांसद सतीश गौतम से खफा है। उसका सीधा सीधा फायदा इंडिया गठबंधन, जो कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह है, उनको सीधा सीधा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो बोर्ड हुआ करता था ब्राह्मण, तो बीएसपी से ब्राह्मण चेहरा तौर में, तो ब्राह्मणों ने एक सभा की थी, उन्होंने अपना सभा करके कह दिया था कि हम जो अपना वोट है ब्राह्मण सभा का वोट, वो हम बीएसपी के कैंडिडेट हितेंद्र सिंह उर्फ बंटी भैया को बहुमत दे रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का जो बोर्ड हुआ करता था, एक एसटी बोर्ड जो उनके पास जाया करता, वो कहीं ना कहीं इस बार बिछड़ रहा है, और इसका सीधा सीधा नुकसान सांसद सतीश गौतम को होने जा रहा है। उसकी वजह उनकी ईगो, सांसद सतीश गौतम की, पूरे शहर से उनका विरोध, कोई
कार्य नहीं करवाना, कोई जगह जगह जाके अभी बीते दिनों पहले शहर विधायिका मुक्ता राजा के साथ बदतमीजी करना, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सांसद घिरे रहते हैं, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो और अलीगढ़ में कार्य ना करवाने का हो। तो जनता काफी परेशान है, सीधा सीधा बदलाव चाहती है और उसका सीधा सीधा असर आज इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस जी जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें से अमरोहा, अलीगढ़, मेरठ, बागपत, मथुरा, गाजियाबाद, नोएडा, ये सभी सीटें जो है, इनमें से मेरठ मथुरा जो सीट है ये काफ़ी हॉट मानी जा रही है। यहाँ से मथुरा से हेमा मालिनी जहाँ पर तीसरी बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उनके लिए जीत तीसरी बार हासिल करना कड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ मेरठ की बात करें तो मेरठ में मुकाबला जो है वो काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पहली बार फिल्मी जगत के राम कहे जाने वाले अरुण गोविल राजनीतिक दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा छाया हुआ है, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और इंडिया कांग्रेस का गठबंधन है, यहाँ पर हिंदुत्व का मुद्दा है। एक बीजेपी की तरफ से हिंदुत्व का चेहरा लाया गया है अरुण गोविल के तौर पर। तो इन बड़े दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। अब जनता जो है लगातार पोलिंग बूथ पर जाकर लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर कितने प्रतिशत चुनाव होने हैं, कितने प्रतिशत मतदान होता है, ये शाम तक पता चल पाएगा। इससे कुछ तस्वीरें साफ नजर आएंगी कि हाल जो है वो लोकसभा चुनाव का इन 8 सीटों पर क्या नजर आता है, किस पार्टी को बढ़त मिलती है, कौन सी पार्टी जो है पीछे नजर आती है। फिलहाल देश में 88 सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव हो रहा है। इनमें कई दिग्गजों की जो साख है दांव पर लगी है। वायनाड में राहुल गांधी जो है प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से, वहां पर भी चुनाव हो रहा है। कोटा में लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला, उनकी सीट पर भी चुनाव हो रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पर 6 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो रहा है, जहां पर टीकमगढ़ की सीट जो है ऐसी मानी जा रही है कि काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन खजुराहो में वीडी शर्मा के खिलाफ ऐसा कोई बड़ा कैंडिडेट सामने नहीं नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।